पिया तोरा बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री इंदर दत्त लखनपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर जी बिंदल जी ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पे जो यहाँ पर प्रस्ताव लाया है उस पे मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले वक्ताओं ने काफी तफसील से इस अभिभाषण के बारे में अपनी बातें रखी। हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने बहुत ही जोशीले भाव से सारी बातें, जो कमियां इस अभिभाषण में हैं, वो उजागर की और ये भी कहा कि जो पिछला जो अभिभाषण था या माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट की जो घोषणाएं थी उसमें और इसमें अभिभाषण में रात दिन का अंतर है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इसमें परिलक्षित नहीं हुए। सत्ता पक्ष की ओर से जो कि एक समझ में आता है और उनके लिए लाजमी भी बनता है कि वो इस अभिभाषण का प्रचार और प्रसार जो है उनकी उपलब्धियों के तौर पर उनकी प्रशंसा ही करेंगे। जो इसमें कमी है उसके बारे में वो नहीं कहेंगे। आज कर्मचारियों का जो विषय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब वक्तव्य दे रहे थे कि कर्मचारियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रदेश कर्मचारी बहुल प्रदेश है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में है, चाहे वो फौज के क्षेत्र में। हमारे 60% से अधिक लोग जो हैं वो नौकरी के ऊपर निर्भर करते हैं और एक सदस्य जो नौकरी करता है परिवार का, उसके पीछे जो है 5 लोग और पलते हैं और जब वो सेवानिवृत्त होता है, ये हमें देखने को मिला है कोरोना काल के समय में जो महामारी आई हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, जिन लोगों के माता पिता नौकरी पेशा थे, सेवानिवृत्त हुए थे, उनको आंशिक रूप से जो है इस कोरोना की महामारी का नुकसान हुआ। और जो लोग अच्छी अच्छी पोस्टों से भी रिटायर हुए, कॉरपोरेशनों से, बोर्डों से रिटायर हुए, जिनको मामूली सा 2500 रुपया, 1500 रुपया एक 30-35 साल सेवा करने के बाद उनको जो है पैसा दिया जाता है या पेंशन दी जाती है, आप सोचिए कि उनके क्या हाल हुए होंगे। तो कर्मचारियों के हित की रक्षा करना वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये सरकार और पक्ष का दायित्व बनता है कि जो मांग वो रखते हैं उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाए। और यहां पर मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात भी कही कि कुछ लोग हैं जिनके ऊपर जो है विपक्ष के लोग उनको उद्वेलित कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। ये सत्य नहीं है। वो लोग तो हमसे मिले भी नहीं। वो लोग तो आंदोलन कर रहे हैं तो अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आप उनको धमका रहे हैं कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये लोकतंत्र का कोई राजा ऐसी बात नहीं कर सकता। ये तानाशाही जो जिन व्यक्ति के अंदर घर कर गई है वही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अब नहीं है पर बनने की कोशिश करो। अगर आप राजा बन जाते तो शायद प्रजा का भला हो जाता है, क्योंकि आप तानाशाह लोग हैं। आप जनता की आवाज को क्या समझें। आपने यहां बात करी 48 PSA प्लांट्स की। अच्छी बात है, आपने 48 PSA प्लांट लगाए, लेकिन क्या आपके पास इन प्लांटों को चलाने के लिए प्रशिक्षित लोग हैं? आपने प्रशिक्षित लोग वहां पर भरे? कितने भरे
उसका इस अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है। आपने कहा कि पहले जहां प्रदेश में 52 वेंटिलेटर्स थे, हमने उनकी संख्या बढ़ाकर 1014 वेंटिलेटर्स कर दी। अब ये जो वेंटिलेटर्स आए हैं, ये कहां कहां आपने स्थित किए हैं, कहां पर लगाए, किस मेडिकल कॉलेज में लगाए, किस सिविल हॉस्पिटल में लगाए? आप पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज जरा बताएं, और ये भी बताएं कि इन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए क्या आपके पास प्रशिक्षित लोग हैं? आपके पास वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए कितना स्टाफ चाहिए, वो तो बताएं जरा आप। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए डॉक्टर और ट्रेंड जो वहां पे लोग चाहिए, क्या आपके पास हैं? कोई नहीं है। धूल फांक रहे हैं ये वेंटिलेटर। करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें नजर आता है, और कुछ तो वापिस भी हो गए। जो आपने फैब्रिकेटेड आईसीयू हॉस्पिटल बनाए, उनके हाल तो देखिए जरा जाकर, बारिश से टपटपा रहे हैं। जो आप यहां बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं, हमने इतने वेंटिलेटर लगा दिए, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए, उनके रेगुलेटरों के हाल कोरोना काल में क्या थे वो सबसे छिपा नहीं है। रेगुलेटर हम लोगों ने खरीद के दिए, जो आपके द्वारा आए वो नकली थे और कंडम हुए, और फिर हमने कंपनियों से संपर्क करके, चाहे वो राजेंद्र राणा जी यहां भी है नहीं, इन्होंने और हमने अपने पैसों से मंगवाकर हॉस्पिटलों में वितरित किए हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने देश के, प्रदेश के लोगों के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। सिलेंडर में बोल रहा हूं मैं, वेंटिलेटर में नहीं। पूरा सुनिए मंत्री महोदय। और दूसरा, यहां पर आपने आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड की बात की, हिम केयर स्वास्थ्य कार्ड की बात की। ये आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड पहले प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड के नाम से जाना जाता था। ये हमारे सरकार के समय भी था। उस समय 2.5 लाख रुपए इसकी सीमा थी। आपने बढ़ाकर उसको 5 लाख कर दिए, तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया। ऐसा ही हिम केयर में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड था, वो हमारे समय में माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह ने शुरू किया था। आपने उसकी सीमा 2.5 से 5 कर दी, तो कौन से कद्दू में तीर मार दिया। और सबसे बड़ी बात, आप आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, हिम केयर कार्ड की बात करते हैं। हम सरकार की गंभीरता को तब मानेंगे यदि आप इन कार्डों को हर वर्ष रिन्यू ना करें। एक बार बनाकर इसको लगभग 5 वर्ष तक इसको जो है रिन्यू करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है, जो एक बार कार्ड बना लेते हैं गरीब लोग गांव के, वो उसको रख देते हैं अटैची में कि अब ये कार्ड बन गया, अब जब मैं बीमार होऊंगा तो इसको उठा के ले जाऊंगा, मेरा लाभ मुझे मिलेगा। बहुत से ऐसे कार्ड हैं जो काम ही नहीं आ रहे हैं। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन कार्डों का फायदा किसको हो रहा है? उन इंश्योरेंस कंपनियों को। जो छिपा हुआ एजेंडा है उसको आप नहीं बताएंगे। करोड़ों रुपए का फायदा उनको हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि हमने बड़ा भारी लाभ दे दिया लोगों को। आप इन आंकड़ों को छोड़िए। आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। जो इस बच्चे की या किस महिला की या पुरुष की जब किडनियां फेल होती हैं और उनका उपचार करना होता है, कितना पैसा लगता है? 8 से 10 लाख रुपया जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मांगते हैं। आपके पास यहां पर कोई ऐसे साधन नहीं है। हमारे प्रदेश में आईजीएमसी में गाहे बगाहे कोई ऑपरेशन होते हैं। आपके जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर कोई किडनियों का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो 60 सालों में जो हमने किया वो आपकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जो आईजीएमसी जैसा जो भव्य इमारतें बनी है, जो कार्डियोलॉजी का जो यहाँ पर वीरभद्र सिंह ने शुरुआत किया, तो हमने किया था। आप छोड़िए इन बातों को। समय के साथ साथ जो सत्ता में होता है उसका दायित्व बनता है कुछ काम करने का। अगर उसमें थोड़ा सा आपने कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। आप छोड़िए इन बातों को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम वीरभद्र सरकार ने किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने, और इसी के चलते जो है आज फीमेल हेल्थ वर्कर खाली पड़े, मेल हेल्थ वर्कर खाली पड़े। सब हेल्थ सेंटरों की आपने कोई सुदृढ़ीकरण नहीं किया। आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों का आपने कोई सुदृढ़ीकरण नहीं किया। खाली पड़ी है आयुर्वेदिक
डिस्पेंसरी आपकी, उसमें डॉक्टर्स नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है। आप बोलते हैं हमने बड़ा भारी स्वास्थ्य लाभ दे दिए लोगों को। धरातल पर जाकर देखिए, इन आंकड़ों के जालों को बुनने से कुछ नहीं होगा। ये सरकार जो है हर तरफ से फेल हुई है, जिसका नतीजा अभी पीछे आपने चुनावों में देख लिया है। यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आपके समय में ये हुआ। अरे हमारे समय में जो हुआ वो हम इस यहां पर बैठे हैं। आपके समय में जो हो रहा है वो उससे तो पूरे प्रदेश का ही बेड़ा गर्क हो रहा है। आप अभी भी संभल जाएं। आपने कहा कि हमने बीपीएल की सीमा जो बढ़ाकर 50,000 कर दी। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, स्वागत होना भी चाहिए। लेकिन अपने अधिकारियों से पूछिए, उनको निर्देश दीजिए। आपके तहसीलदार एक बीपीएल का जो सर्टिफिकेट बना रहा है उसको 25 और 30,000 से ज्यादा बनाते ही नहीं है। अगर पटवारी वहां लिख भी देता है कि इसकी आई सीमा जो है वो 50,000 है, फिर भी उसको तहसीलदार या नायब तहसीलदार आपके काट के जो 25,000 कर देते हैं। दिक्कत क्यों हो रही है? उसको उसमें फॉल ही नहीं कर रहा है, वो उसमें फॉल नहीं कर रहा है, वो उसमें फॉल नहीं कर रहा है 50,000 की परिधि में। जब आपने 50,000 कर दी तो 50,000 मान्य होने चाहिए बीपीएल के लिए। आपने बहुत सी पंचायतें जबरदस्ती बीपीएल मुक्त करवा दी, फिर इसका लाभ किसको होना है? क्या बात करते हैं आप? आपने बीपीएल परिवारों के जो लोग हैं उनको एक कन्या शगुन योजना चलाई है मुख्यमंत्री, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो उसमें जो बीपीएल परिवार में फॉल ही नहीं कर रहे हैं, जो बीपीएल परिवार में आ ही नहीं रहे हैं, जो गरीब हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है? क्या बात करते हैं आप? कुछ नहीं करा है आप लोगों ने, सिर्फ आप बातें करना जानते हैं, घोषणा करना जानते हैं, और अमली जामा पहनाने में आप नाकाम सिद्ध हुए हैं हर क्षेत्र में। आप किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं। कहां से दुगना होनी है आपकी किसानों की आय? वो दिल्ली में हमने देख लिया। 1 वर्ष तक किसान आंदोलन करते रहे, 700 लोग मर गए, और प्रधानमंत्री, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे लिए थोड़ा मरे। ऐसी बातें करते हैं आपके यशस्वी प्रधानमंत्री। और उन लोगों को जो कोरोना से मृत्यु हुई या जो किसान आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, अगर सरकार आपकी संवेदनशील होती, यशस्वी प्रधानमंत्री होते, तो उन लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करते या उनको देते। लेकिन आप लोग तो उनको तो बोलते थे आपकी ये तो आतंकवादी हैं, ये तो पैंट कमीज पहनते हैं, किसान ही नहीं है। अरे जो किसान आत्मनिर्भर हुए हैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हरित क्रांति के बाद, आज उनकी जो अन्नदाता बने हैं पूरे देश के, तो आज अगर उन्हें टेलीफोन ले लिया, मोबाइल फोन ले लिया, पैंट कमीज पहन ली, तो आपको क्या तकलीफ हो गई? क्या तरक्की नहीं हुई? आप लोगों ने तो कीले ठोक दी उनके रास्तों में, गाड़ियां चढ़ा दी उनके ऊपर, और जब देखा कि अब चुनाव आ गए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और 5 राज्यों में, तो चले गए घड़ियाली आंसू बहाते, वापस ले लिया आनन फानन में। आपके तो मंत्री बोलते थे दुनिया की कोई भी ताकत इन कानूनों को बदल नहीं सकती। क्यों बदले फिर? 4-0 हुआ। आप राम राज्य की बात करते हैं, लोगों को न्याय देने की बात करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? जो सजा याफ्ता लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उनको आप Z+ सुरक्षा दे रहे हैं। क्या बात है? ये आपके यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के कर्णधार हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं उनको Z+ सिक्योरिटी देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, तो आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों करा ऐसा काम? क्योंकि आप लोग जो है केवल मात्र किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए कोई भी जुगाड़ लगा सकते हैं, ये आप लोग कर रहे हैं। आपके खिलाफ जब कोई बात करता है उसको आप देशद्रोही बोलते हैं, उसको आतंकवादी बोलते हैं। ये आप लोगों की कथनी और करनी है। अभी यहाँ पर हर घर जल, हर घर नल की बात कर रहे थे। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को। आपको मालूम है उसके पीछे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? आपको सब पता है, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते। कोई नहीं बोलना चाहता। गंदा पाइप योजना चली है, थोक में पाइपें खरीद ली लोगों ने, जो है अपने घरों की पटछतियां डाल दी पाइपों से, रेलिंग बना दी, और उसमें भी पिक एंड चूज।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुला बुला के 50 पाइपें ले जाओ, 30 ले जाओ, 40 ले जाओ, कोई रोक नहीं है। लोगों ने बाड़े लगा दी खेत में पाइपों की, और जल उनको पता कि जल तो आड़े ही नहीं है। इतने आपने लाइनें बिछा दी, इतने आपने घरों में नलके लगा दिए। कभी गांव में जाकर घूमकर देखिए, मंत्री महोदय से निवेदन है, जरा भेष बदलकर एक बार सारे गांव का भ्रमण करें और देखें कि वहां पानी आ रहा कि नहीं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां 11-11 दिन आज भी पानी नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका कोलैप्स, स्टोरेज सिस्टम है नहीं, पाइपें में बिछाने में जो अनियमितताएं हो रही है, ठेकेदार जो है लिपापोती करके पाइपें बिछा रहे हैं, जब उनको टेस्ट करते हो तीसरे दिन वो पाइपें जो है टूट जा रही हैं। इतनी घटिया क्वालिटी की वो पाइपें आप लेकर आए हैं, कितना भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ होगा उसके बारे में कोई आप देख नहीं रहे हैं। ठीक कहा हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने कि केवल मात्र 8 ठेकेदारों को करोड़ों रुपए के टेंडर दे दिए, बजट है नहीं, टेंडर दे दिए। क्यों दिए कोई पता नहीं है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। और आउटसोर्स की यहां पर बात कर रहे थे हमारे माननीय मंत्री महोदय। आउटसोर्स के माध्यम से आप युवाओं का शोषण कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि आपके समय में शुरू हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया? काहे की पॉलिसी बना रहे हैं? वो पॉलिसी बनाते बनाते आपका जाने का समय हो गया। अब क्या पॉलिसी बनाएंगे आप आईपीएच विभाग में देखिए, आईपीएच विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से आप एक बेलदार रख रहे हैं, उसको आप दे रहे हैं 2500 रुपए, और एक पैरा ऑपरेटर और पैरा फिटर को आप दे रहे हैं 4000 और 5000 रुपए। जो बच्चा आईटीआई करके 5 से 10 लाख रुपए खर्चा करता है डिप्लोमा लेने के लिए, उसका शोषण नहीं तो और क्या कर रहे हैं आप? उसको 4 या 5000 रुपए दे रहे हो, फिर बोल रहे ये पार्ट टाइम वर्कर है। आप दफ्तरों में जाकर देखिए, जितने भी आउटसोर्स के ऊपर पार्ट टाइम जितने भी एम्प्लॉय लगे हैं, पूरा दिन 12-12 घंटे उनसे काम लेते हैं। यदि वो काम नहीं करते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है। वो बेबस हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सामाजिक दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एक बच्चे ने 2500 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना है, इसके बारे में सरकार सोचती क्यों नहीं है? अगर आपने आउटसोर्स के माध्यम से लोगों को नौकरियां देनी है तो कम से कम उसको 25,000 रुपए तक तो तनख्वाह दो। आप हमने कुछ नहीं दिया, आप तो दो। आप तो डबल इंजन की सरकार है, आपके पास यशस्वी प्रधानमंत्री है, कुबेर का खजाना है, क्यों नहीं देते आप? हमारी बात छोड़िए, आप हमने नहीं दिया, आप देके दिखाइए। आप बात को तोड़ मरोड़ कर हमारे पर मत डालिए। इस वक्त जिम्मेवारी आपकी बनती है, आप दीजिए। वोकेशनल टीचर को आप बोलते हैं हमारे कर्मचारी नहीं है, उनको 15 से 17,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, क्या वो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सकता है? आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? उनके लिए नीति क्यों नहीं बनाते हैं? आप बैकडोर से एंट्रियां करके जो है भाई भतीजा बात करके जो है नौकरियां दे रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के अंदर हो चाहे वो कहीं भी हो। विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है? पूरी चोर बाजारी के साथ जो वहां नौकरियां रखी जा रही हैं, नौकरियां दी जा रही हैं, और जो पात्र लोग हैं जो हर तरह से अपनी क्वालिफिकेशन के माध्यम से पूर्ण करते हैं सारी योग्यताएं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। पूरा जो है आप लोगों ने एक तंत्र ऐसा बुन दिया है कि अफरा तफरी में भर दो, लेकिन वो आपको खाने के लिए आएगा। समय तैयार है, रोजगार के लिए बेरोजगार जिस तरीके से चला रहे हैं और जिस तरीके से वो परेशान है, वो आप लोगों को समझ में आएगा 2022 में, अभी आने वाले चुनावों में। उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर आपको वो वेंटिलेटर याद आएंगे, फिर आपको सांस नहीं आएगी, फिर आपको ऑक्सीजन उन वेंटिलेटरों से और उन सिलेंडरों से दी जाएगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पुष्प क्रांति की आपने बात करी है सभी भाषण में। कहां पर आई पुष्प क्रांति? जो हमारे बागबान पुष्प पैदा कर रहे हैं उनको मार्केटिंग करने के लिए कोई जगह नहीं है। वो बसों में अपना सामान भेजते हैं और बस के जो कंडक्टर हैं वो इतनी बदतमीजी से उनका सामान उठाते हैं, उसको ठूस ठूस के भरते हैं, वो आधा तो उस बस में टूट जाता है। आप इतने यशस्वी हैं, आप इतने दिमाग के लोग हैं, आपके पास सरकार का सारा तंत्र है। आप लोगों ने कभी सोचा कि ये जो बागबान इतना पुष्प पैदा कर रहे हैं, इसको कैसे जो है मंडियों में पहुंचाया जाए, कैसे जो है हमारे बागबानों को लाभ दिया जाए? उसके बारे में आपने कोई नीति नहीं बनाई।
एक बार आपने उनको पॉली हाउस के लिए पैसा दे दिया, लगाए, उसके बाद वो उसमें चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, या उनका सामान जो है मंडियों में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उसके बारे में आपको कोई ध्यान नहीं है। क्यों नहीं आप लोगों ने चिंता करी इसके बारे में? इसलिए आप लोग जो है हर क्षेत्र में फेल हुए हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आप बहुत यशस्वी हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों नहीं आप उनकी तनख्वाह बढ़ाते? क्यों नहीं उनको आप रेगुलर कर्मचारियों में लाते? लाइए। अगर हमने नहीं किया तो आप करिए, वाह भाई तो आपको मिलेगी, हम भी उसका आपका समर्थन करेंगे, हम भी आपका धन्यवाद करेंगे। इसी प्रकार से आशा वर्कर जिन्होंने पूरे कोरोना काल में माननीय सदस्य बहुत मेहनत के साथ काम किया, अध्यक्ष महोदय 2-3 सेकंड, 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आशा वर्कर्स ने जितना काम किया उसके उस एवज में आपने क्या दिया उनको? सारा काम वो करती हैं, लेकिन आप लोग उनके सुविधाएं देने के लिए उसमें भी कंजूसी करते हैं। आपकी जो सिलाई कढ़ाई की जो महिलाएं पंचायतों में काम कर रही हैं, लंबे अरसे से 25-25, 26-26 साल से जो अब रिटायरमेंट के ऊपर बैठ गई हैं, उनके बारे में आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अगर आप इतने ही वेलफेयर गवर्नमेंट हैं, इतने ही आप लोगों के प्रति बड़ी सेवा की बात करते हैं, तो जो लोग सेवा कर रहे हैं कम से कम उनको उनका मुआवजा तो दो, उनको आप अच्छे से तो नवाजो, उनकी जो नौकरी है उसको पक्का तो करो। पंचायत चौकीदार भी सारा दिन काम करते हैं, सारा काम उनसे लेते हैं। इवन की कई पंचायत के चौकीदार पढ़े लिखे के होने के साथ साथ डाटा ऑपरेटर का काम भी पंचायतों में करते हैं, तो उनको भी आपने मामूली सा वेतन बढ़ा देते हैं हर साल बजट में। अब जाओ जी, सरकार की जो है वो सारी जो जिम्मेवारियां थी वो पूरी होगी, ये आपका काम है। तो अध्यक्ष महोदय, और एसएमसी का जो इतने लंबे समय से एसएमसी के जो टीचर हैं वो अपनी मांग के लिए बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने एम्स खोला बिलासपुर में, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और जितने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे प्रदेश के अंदर थे वो सारे आपने वहां बिठा दिए बुखार और सिर दर्द की गोलियां देने के लिए। और वहां पर जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं, न्यूरो के पेशेंट हैं, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हैं, वो जा रहे हैं, जब उनको वहां पे चेकअप करा रहे हैं तो वहां पे डॉक्टर उनको रेफर कर दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लिए या फिर पीजीआई के लिए। बड़ी वाहवाही ले रहे हैं, हमने रिकॉर्ड तोड़ समय में एम्स खोल दिया। अरे कम से कम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दो लोगों का क्यों फुटबॉल बना रहे हैं? पहले वो पीएससी में जाएगा, फिर सीएससी में जाएगा, फिर सिविल हॉस्पिटल में जाएगा, फिर मेडिकल कॉलेज में जाएगा, फिर जाएगा वहां पर एम्स में, वहां से धक्के खाएगा और फिर जाएगा पीजीआई में, जहां उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो ये इस प्रकार के झूठे लुभावने, आकर्षक लुभावने देना तो आपसे कोई सीखे, महारत है आपको उसमें हासिल। तो ये आप लोग इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं ये कोई ठीक नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की आपने कोई पोस्टें नहीं भरी 4 साल में। डेंटल डॉक्टर्स हमारे दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे जो माननीय सदस्य महोदय। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है इन सारी बातों को, अध्यक्ष महोदय आप बार बार बोल रहे हैं तो मैं बैठ ही जाता हूं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि अच्छी बात यहाँ रखी जाए, क्योंकि आपको तो सरकार की वाहवाही करनी है। तो आप एक बात करके जो है मैं खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय, एक बात करके। अब बिजली विभाग की बात भी मैं यहाँ पे करूंगा। अब आप कृपया करके आज हमारे क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में आज भी पुराने खंभे नहीं बदले गए हैं और आज भी वोल्टेज की इतनी समस्या है, ट्रांसफार्मरों की इतनी समस्या है, हर 3 महीने के बाद ट्रांसफार्मर बदलते हैं, खराब होता है और उसको ठीक कराते हैं, फिर लगाते हैं और फिर जल जाता है। जरा सा हवा लगती है और बिजली चली जाती है। लोगों को वोल्टेज की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। 132 केवीएस का जो सब स्टेशन बन रहा है हमारे पिछले 4 सालों से, वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारे सभी विभागों में, पीडब्ल्यूडी विभाग में बुरी हालत है, सड़कों की बहुत बुरी हालत है, खड्डे पड़े हुए हैं, बार बार टायरिंग करने के बाद वो घटिया सामग्री वहां पर लगाई जा रही है।
इसमें क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कही, जीरो टॉलरेंस की बात आपने कही, सदस्य लेकिन महोदय, आप बाइंड धरातल अप पर कर जाकर दें, देखें कृपया करके। कोई काम नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। प्लीज, तो ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल हुई है और ये राज्यपाल 25 महोदय का मिनट जो बोल दिया इन्होंने। अभिभाषण का जो ये पूरा चिट्ठा है, ये केवल मात्र झूठ का पुलिंदा है। इसमें हमारे जो विपक्षी दल के नेता, इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी, इसलिए आपने बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।